All right. Assalamu alaikum, students. वालेकुम अस्सलाम। आपको मेरी आवाज़ भी आ रही है और you can also see the slides. जी सर। Okay. All right. So today is our lecture number 23. All right. There is again a small change of pace. हमने बहुत एक्सटेंसिव टाइम शुरू में प्रोग्रामिंग की चीज़ों पे खर्च किया, यूटिलाइज किया। क्यूडासी फॉर जीपीयू, ओपनएमपी फॉर मल्टीकोर, एमपीआई फॉर मल्टी कंप्यूटर और क्लस्टर। उसके बाद हमने पिछले चंद लेक्चर्स में ये डिफरेंट आर्किटेक्चर्स, जो डिफरेंट मॉडल्स थे, उनके पीछे जो आर्किटेक्चर थी उसकी अरेंजमेंट और कॉन्फ़िगरेशन को हमने देखा और सीखा। उसमें हमने इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट आर्किटेक्चर सीखे। लेटली हमने एक्सप्लिसिट आर्किटेक्चर के दो बड़े प्रोमिनेंट डिटेल्ड कैटेगरीज को देखा। एक हमने कहा शेयर्ड मेमोरी मल्टीप्रोसेसर एक चीज़ है और एक मल्टी कंप्यूटर क्लस्टर दूसरी चीज़ है। तो मल्टी प्रोसेसर, शेयर्ड मेमोरी मल्टी प्रोसेसर, ये एक्सप्लिसिट आर्किटेक्चर्स में ये हमें दो मेजर नाम नजर आए। एक हमने देखा शेयर्ड मेमोरी, ये शेयर्ड था, लेट मी मेक इट एज मल्टी प्रोसेसर। एक कैटेगरी हमें ये नजर आई, ओके। और इसमें भी हमें फर्दर ये जो एक कैटेगरी हम कह रहे हैं मेजर मल्टी प्रोसेसर की है, बेसिकल मल्टी प्रोसेसर विच आर शेयर्ड मेमोरी, और दूसरा हमने एक और देखा जिसमें मल्टी कंप्यूटर है। ये प्रोसेसर्स जो टाइटली कवर्ड हैं, ये मल्टी कंप्यूटर, इनका नाम एक कैटेगरी का नाम है मल्टी कंप्यूटर। मल्टी कंप्यूटर ये दो हमने देखे। जब आर्किटेक्चर स्टडी किया तो इन दो को देखा हमने। मल्टी कंप्यूटर अमूमन इसका एक अरेंजमेंट, नोन अरेंजमेंट क्लस्टर सिस्टम भी है। क्लस्टर्स जो है वो यही मल्टी कंप्यूटर ही की अरेंजमेंट है। इनमें और इनमें बेसिकली फर्क ज्यादा यही है कि ये थोड़े से टाइटली कवर्ड हैं। ये प्रोसेसर्स हैं और अमूमन सिस्टम बस या मेमोरी बस पर प्रोसेसर आपस में कनेक्टेड है। मेमोरी बस लेवल आपस की कपलिंग है। इनको अक्सर हम टाइटली कपल्ड पैरेलल अरेंजमेंट भी कहते हैं। इस केस में सेम बस पे नहीं है, दे आर डिफरेंट कंप्यूटर्स एंड थ्रू लैन और स्विच आपस में कनेक्टेड है थ्रू मैसेज पासिंग। इनको रिलेटिवली लूजली कपल्ड पैरेलल सिस्टम भी कहते हैं। उसके आगे फिर जो डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कंप्यूटर आपस में जोड़े जाते हैं इकट्ठे काम करने के लिए, उन्हें डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, दे आर फर्दर लूजली कपल्ड। तो कपलिंग की नेचर प्रोसेसर्स के दरमियान कितनी टाइट है, इस पर भी ये मामलात हैं। इनमें दे आर क्वाइट टाइटली कपल्ड, तकरीबन सिस्टम बस या मेमोरी बस लेवल पे जुड़े हुए हैं। इसमें वो आपस में स्विच लेवल पर, आईओ पोर्ट लेवल पे जुड़े हुए हैं।
फिर ये जो मेमोरी बस लेवल पे और सिस्टम बस लेवल पे शेयर्ड मेमोरी है, इसके भी फर्दर हमने देखे दो और सब ऑप्शन थे। एक था कि सेंट्रलाइज्ड शेयर्ड मेमोरी थी, जिसमें सारे प्रोसेसर को एक ही कॉमन मेमोरी को एक्सेस करना था, सेंट्रलाइज्ड शेयर्ड मेमोरी प्रोसेसर। एक थे डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी प्रोसेसर के कपल, तो वो मेमोरी बस लेवल पे थे मगर उनकी फिजिकल मेमोरी डिस्ट्रीब्यूटेड थी। तो इनमें भी दो कैटेगरीज थी जो ये शेयर्ड मेमोरी मल्टीप्रोसेसर है। एक कैटेगरी हमने कहा या सेंट्रलाइज्ड शेयर्ड मेमोरी वाले भी कह सकते हैं हम इन्हें इन्हीं की एक किस्म जब बस से ये कनेक्टेड हो, अगर ये एक जैसे प्रोसेसर्स हों शेयर्ड मेमोरी प्रोसेसर एक बस से कनेक्टेड हो, तो इनको हम एसएमपी भी कहते हैं। यानी एक तो कोर्स एक जैसे हैं, सिमेट्रिकल है और बस से कनेक्टेड है, तो यहाँ एसएमपी भी इसमें आ गया, ये भी इसी साइट से बिलोंग करते हैं। और ये क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेस करते हैं, तो यूएमपी भी यूनिफॉर्मली मेमोरी एक्सेस, ये सारे क्लोज एक दूसरे से इस कैटेगरी में आते हैं, ये वाला। इसके बरक्स इसी में दूसरे वो वाले थे जो जिनकी एक्सेस जिनकी फिजिकल मेमोरी डिस्ट्रीब्यूटेड थी लेकिन एड्रेस स्पेस शेयर था इनके अंदर, बल्कि वर्ड हमने फिर एक कहा था ये डीएसएम भी कहलाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड फिजिकल मेमोरी है मगर एड्रेस स्पेस इनका कॉमन रहता है, डीएसएम। इन्हीं के अंदर एक ये एनयूएमए, एन ये नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस क्योंकि इसकी होती है तो ये एनयूएमए भी कहलाते हैं। तो इनकी एक वे ऑफ सेइंग के एनयू, तो हम ये एक हम इस कैटेगरी की केस देखेंगे जो इससे बिलोंग करता है, देयर सम यूएमए भी वही है, ये भी एक हम ये देखेंगे कि एनयूएमए क्या होगा, और एक हम ये देखेंगे कि क्लस्टर मल्टी कंप्यूटर में क्या होगा। इन तीन आर्किटेक्चर्स की आज हम एग्जाम्पल्स लेके इन्हें क्वांटिफाई करेंगे, इनके मामलात को क्वांटिफाई मैथमेटिकली, टुडेज एक्टिविटी के मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स लेंगे और इन तीनों आर्किटेक्चर्स को क्वांटिफाई करेंगे इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। ये आज हमारा इन आर्किटेक्चर्स के बारे में काम है। तो पहला प्रॉब्लम बस बेस्ड शेयर्ड मेमोरी मल्टीप्रोसेसर्स का है जिसमें बस के जरिए कनेक्टेड है, और इस प्रॉब्लम में हमने फाइंड ये करना है कि मैक्सिमम कितने प्रोसेसर कनेक्ट हो सकते हैं एक ऐसे सिस्टम में। क्या मुराद कि ये जो होते हैं शेयर्ड मेमोरी मल्टीप्रोसेसर, स्पेशली जो एसएमपी होते हैं, बस बेस्ड जो है वो एसएमपी कहलाते हैं, ये एसएमपी उसका नाम है, बस बेस्ड वाले जो है ये these are these processor, there are multiple processor P0, P1, P2, Pi and P minus 1। ठीक, ये बहुत सारे प्रोसेसर हैं, P0, P1 और Pi में भी Pi और P, if number of processor is small p, so P minus 1। ये बहुत सारे प्रोसेसर हैं। अगर ये बस बेस्ड है तो इसका मतलब यहाँ बस है, ये सारे प्रोसेसर इस बस के साथ कम्युनिकेट करेंगे, एक सेम बस को शेयर करेंगे, ऑल ऑफ देम, सिस्टम बस या मेमोरी बस। और फिर यहाँ पर ये हमारी वही जो पहले भी हमने कहा था कि ये हमारी मेमोरी, दिस वाज आवर सिंपल एसएमपी केस, शेयर्ड मेमोरी मल्टीप्रोसेसर की यहाँ मेमोरी है, सब प्रोसेसर को इस मेमोरी की एक्सेस हासिल है जो वो शेयर कर रहे हैं, उनको एक्सेस करने में यूनिफॉर्म टाइम लगेगा और ये बस के जरिए से इनकी कम्युनिकेशन शेयर होगी इस मेमोरी के साथ। ओके तो अब हमने इसमें ये देखना है इस प्रॉब्लम में
कि जब ये प्रोसेसर्स शेयर करके मेमोरी में जाते हैं, इंस्ट्रक्शन लेते हैं, कोई डाटा उधर से लेके लाते हैं, प्रोसेस करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं, तो मेमोरी में डाटा को लोड, मेमोरी से डाटा को लोड और स्टोर करने में एक ट्रैफिक हर प्रोसेसर जनरेट कर सकता है टू द मेमोरी। तो इस बस पर एक लोड पड़ेगा ट्रैफिक के फ्लो का हर प्रोसेसर से टुवर्ड्स मेमोरी। मेमोरी से डाटा को रीड और राइट करने के लिए हर प्रोसेसर इस कॉमन बस पे लोड डालेगा। हमें इस प्रॉब्लम में ये देखना है कि जब आप ये इंटेल के जैसे SMPs, ये हमारे जो अक्सर डेस्कटॉप और लैपटॉप्स हैं वो बस बेस्ड सिमेट्रिकल मल्टी कोर सिस्टम्स हैं, तो SMPs ही हैं। तो हम देख रहे हैं अगर SMP टाइप सिस्टम है तो उसकी इस बस की बैंडविड्थ से रिलेटेड क्या लिमिटेशन होगी, कितने कोर्स मैक्सिमम आप कनेक्ट कर सकते हो ऑन ए गिवन बस। ये रोड है और ये डिफरेंट ट्रैफिक के सोर्सेज हैं, लेन्स ट्रैफिक। तो आपने देखना है कि अगर मेरा ये रोड है, ये हाईवे ये है, तो मैं कितने ये प्रोसेसर मैक्सिमम इस पे जनरेट कर सकते हैं ट्रैफिक को, ताकि इसकी कैपेसिटी इंक्रीज ना हो, इसकी बैंडविड्थ से बियॉन्ड लोड ना पड़े। तो हमने फाइंड करना है लिमिट ऑफ पैरेललिज्म, कि मैक्सिमम कितना पैरेललिज्म इंप्लीमेंट किया जा सकता है इस अरेंजमेंट के साथ। ये हमारा पहला सवाल है। इसके अंदर अदर देन दिस क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, इसमें तो हम आर्किटेक्चर को क्योंकि देख रहे हैं तो ये कर रहे हैं, बट देयर विल बी सम वेरी इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल थिंग्स जो आप अक्सर आपको एज ए आर्किटेक्चर पर्सन इन द पास्ट या अब या इन फ्यूचर फेमिलियर होनी चाहिए टर्म आपकी। तो यू विल कम अक्रॉस दोस टर्म्स एज ए पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम, एंड मे बी इफ रिक्वायर्ड वी विल क्लैरिफाई दोस टर्म्स ऑल्सो। मे बी उस वो हमारे इस नीड में ना भी हो, बट समटाइम्स वी डू दैट। तो प्रॉब्लम पहले पढ़ते हैं, उसे समझते हैं। कंसिडर ए शेयर्ड मेमोरी मल्टीप्रोसेसर बस बेस्ड, इसका मतलब SMP, हम उसको कंसिडर कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम, इट यूजेस 32-bit RISC प्रोसेसर्स running at 150 megahertz clock rate. It carries out one instruction per clock cycle. Assume 15% data load and 10% data store instructions using shared bus of 2 gigabytes। ये बिग बी का मतलब होता है बाइट्स, बाइट्स भी हम लिख सकते थे यहाँ, उसकी जगह बड़ा बी लिख दिया। छोटा बी अक्सर बिट्स के लिए इस्तेमाल होता है और बिग बाइट्स पर सेकेंड बैंडविड्थ। कंप्यूट मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसर्स possible to connect on the above bus for the following parallel configurations। नीचे हमने डिफरेंट पैरेलल कॉन्फ़िगरेशंस दिए हैं, मगर इसको देखने से पहले ये सारी टर्म्स हमें क्लियर होनी चाहिए। इसमें एक तो ये कि इसको हम देखें 32-bit RISC प्रोसेसर, ये डेटा क्या इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि हर एक चीज इस्तेमाल होगी इस प्रॉब्लम में। बताइए 32-bit RISC प्रोसेसर से क्या मुराद है जी? एनीबॉडी पहले बताओ। ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद RISC प्रोसेसर या RISC एंड CISC सिस्टम्स के बारे में, बेसिक्स वो माइक्रो प्रोसेसर्स में RISC और CISC जो इस्तेमाल होते रहे हैं फ्रॉम जनरेशंस, तमाम पास्ट में जो जनरेशंस है,
प्रोसेसर्स की, माइक्रो प्रोसेसर्स की वो रिस्क और सिस्क दो बड़े नोन नेम्स हैं. हु नोज दीज नोन नेम्स? बताएं. बोलो भाई, कोई इससे वास्ता नहीं पड़ा पास्ट में? क्यों भाई, बताएं. फजल. सर लेकिन डिजाइन में याद नहीं आ रहा. ओके. अच्छा, तो चले हम ये चीजें भी साइड में कह रहे हैं, ये आपके वो है एडिड थिंग. हमारा मेन तो ये थीम था, लेकिन वो आपके लिए यूजफुल है एज ए कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड कंप्यूटर इंजीनियर. जो भी प्रोसेसर आप इंटेल वगैरह के आमतौर पे देखते रहे हो, तमाम ये 86 वगैरह ये जनरेशंस के, ये सिस्क की बाद में, पहले तो इनको कोई सिस नहीं कहता था, लेकिन जब रिस्क आया तो उनको फिर सिस कहा गया. कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स या प्रोसेसर, सिस्क. कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग या कंप्यूटर्स या प्रोसेसर्स जो भी है, मगर ये वर्ड है कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन सेट. इसमें रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग या कंप्यूटर. ये जो इंटेल हमेशा से थे 86 आर्किटेक्चर, जो बात में पेंटियम और सारे उनमें चलती रही आज तक, उनकी अप्रोच ये थी कि हम हर तरह की, कोई सिंपल इंस्ट्रक्शन हो जस्ट ऐड, और कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस हो, तो मिक्स्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस वो बनाते थे. जैसे इंटीजर ऐड खाली हो सकता था कि वो 1 या 2 क्लॉक में चलता, और कोई और इंस्ट्रक्शन है वो 5 क्लॉक साइकिल में होगी, एक और इंस्ट्रक्शन है वो 3 क्लॉक साइकिल में होगी, एक और इंस्ट्रक्शन है वो 7. तो उनका इंस्ट्रक्शन सेट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस, and they may run in 1 clock cycle or multiple clock cycle. एक इंस्ट्रक्शन में टेक मैनी क्लॉक साइकिल, ये उनका नॉर्म था, तरीका था, और वो इस तरह से उनका डिजाइन था, और आज तक यही है. ये सिस्क था, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन. रिस्क वालों ने अपने तौर पे जब वो आए तो बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप किया था, और वही बात कि एवरीबॉडी थॉट कि इट विल एब्सोल्युटली रिप्लेस. इट डिड नॉट एब्सोल्युटली रिप्लेस, इट हैड लॉट ऑफ गुड थिंग्स. और अभी भी इस बहुत सारे जैसे आर्म प्रोसेसर्स वगैरह एक बिग वे में इनका इम्पैक्ट हुआ, और ये रिस्क अप्रोच से आए. पावर पीसी ने भी ये किया, और ये अभी भी आर्म वन ऑफ द पॉपुलर वन है. वो भी उन्होंने कहा कि नहीं यार, हम सिर्फ will define very clearly an essential minimum set of instructions, and each one of them should run within 1 clock cycle. 1 clock cycle में हमारी इंस्ट्रक्शन रन हो, और हमें उससे कोई बड़ा काम करना है तो इन्हीं की कॉम्बिनेशन से करें, मगर बेसिक जो प्रोसेसर ने रन करनी है वो 1 क्लॉक साइकिल टाइप इंस्ट्रक्शन हमेशा रन करनी है. इनकी ये ब्रेक थ्रू अप्रोच थी. ये रिस्क थे, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट, इसलिए इसका इंस्ट्रक्शन भी रिड्यूस हो गया. इनका बहुत बड़ा इंस्ट्रक्शन सेट था, इनका बहुत छोटा था. तो ये हम एक रिस्क प्रोसेसर का ले रहे. सिंपल केस है. सिंपल केस सिर्फ क्या है जो हमें यहाँ इंटरेस्ट था, या जो ठीक भी है, कि हम कह रहे हैं कि एक क्लॉक साइकिल में एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है, तो हमें अब ये मेजर करने में चीजें भी आसान है कि अगर इसका क्लॉक रेट 150 मेगाहर्ट्ज है, तो जो एक क्लॉक टाइम है उसमें एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी. तो यहां से हम हर इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट का टाइम मालूम कर सकते हैं, या इंस्ट्रक्शन का फ्लो रेट हमें पता चल सकता है. जिस रेट पे ये क्लॉक आ रही है उसी रेट पे इंस्ट्रक्शन भी रन होंगे. तो हमें ये एक फायदा है इस केस में. वरना उस केस में हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, कोई इंस्ट्रक्शन 5 की, कोई 3 की, कोई 2, तो हमें देखना पड़ता है कि इतने टाइम में कितनी इंस्ट्रक्शंस रन हुई. तो ये एक सिंपलर मॉडल भी था, और एक पॉपुलर आर्किटेक्चर भी है. इसके अंदर 32 बिट वर्ड जो इधर भी इस्तेमाल होते हैं, ये वही चीज है. इट्स ए वर्ड, इट्स ए प्रोसेसर वर्ड की विड्थ है, वर्ड विड्थ. प्रोसेसर जैसे आप अक्सर आजकल बहुत लेटेस्ट 64 वाले चल रहे हैं, तो अक्सर जगह लिखा हुआ भी आपको मिलता है कि जी 64 बिट अरेंजमेंट, या 64 बिट आर्किटेक्चर, 64 बिट 32 बिट, ये दो है. तो हाँ,
और पहले इससे 16 बिट भी थे, और शायद अभी भी कोई हो, और 8 उससे पहले बाइट ओरिएंटेड थे 8 बिट, उससे पहले 4 सिंगल बिट भी चलते रहे। तो एक आहिस्ता आहिस्ता पैरेलल, ये पैरेललिज्म मैं हमेशा कहता हूँ कि ये एक बिल्ट इन पैरेललिज्म चल रहा था। ये जो वर्ड आप बढ़ा रहे थे ALU और बस का, ये भी एक किस्म का पैरेललिज्म था बिट लेवल का। तो 32 बिट वर्ड, यानी जो प्रोसेसर है इसका वर्ड विड्थ, जो मेमोरी से डाटा लाना ले जाना और फिर यहाँ पर इसके अंदर उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करना, तो वो उसकी विड्थ 32 है। तो प्रोसेसर का वर्ड विड्थ इज 32। ओके, तो प्रोसेसर एक वक्त में जब 50 मेगाहर्ट्ज पर हम कहते रन हो रहा है, इसका मतलब है हर दफा ये 32 बिट का वर्ड रन होता है, जो भी काम करना है एट द रेट ऑफ टाइम उसका होगा 150 मेगाहर्ट्ज, यानी 1/150 मेगाहर्ट्ज। ये हमने फर्दर कह दिया रिस्क में, इट कैरीज आउट 1 इंस्ट्रक्शन पर क्लॉक साइकिल, तो ये रेट ऑफ फ्लो। फिर हमने बता दिया कि जो असल में जो ट्रैफिक पड़ेगा इस बस पे, वो वाला ट्रैफिक पड़ेगा कि जब मेमोरी से कोई डाटा ये फेच करेगा या मेमोरी में कोई डाटा स्टोर करेगा, उस वक्त इस बस पे लोड पड़ेगा। अगर कोई इंटरनली वो कोई कैलकुलेशंस कर रहा है, उसका लोड इस बस पे नहीं पड़ेगा। तो हमें देखना है बस पे कितना लोड डलता है और कितने प्रोसेसर कनेक्ट हो सकते हैं। इसलिए ये डेटाबेस में दिया हुआ है कि जो भी आपकी इंस्ट्रक्शंस रन हो रही है उनकी 15% जो है वो मेमोरी से लोड के लिए लोड मेमोरी से डाटा को लोड करेंगी, और 10% जो है वो डाटा को स्टोर करने में इस्तेमाल होंगी। ये वो चीजें हैं जो इस बस पे ट्रैफिक कॉज करेंगी। और वो बस क्या है, इट इज ए 2 गीगाबाइट्स पर सेकेंड बैंडविड्थ। हो गया, ये प्रॉब्लम तो क्लियर हो गया ना? जी। अब हमने देखना है कि मैक्सिमम कितना प्रोसेसर हो सकते हैं जो इसकी लिमिट के अंदर हो, और कंडीशन क्या क्या है। पहली कि सिंपल केस कि एक SMP यानी यही शेड मेमोरी मल्टी प्रोसेसर यूजिंग ए बस हो, और कोई कैश वैश मेमोरी का इशू ना हो, सिंपल डायरेक्टली मेमोरी कनेक्टेड है। फिर क्या मामला बनेगा? ओके, दिस इज द सिंपलेस्ट फर्स्ट केस। तो हम इसको लेते हैं यहाँ, ये मैं यहाँ एक क्लीन स्लाइड्स डाल लेता हूँ। ठीक है, ओके, ऑलराइट। और ओके जी, इसमें हम अब ये पहली वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कि सिंपल SMP, नो कैश मेमोरी, तो कितने मैक्सिमम प्रोसेसर हम कनेक्ट कर सकते हैं अगर गिवन कंडीशंस हैं। तो इसके अंदर अब हमें ये पता चल गया। हम ये लिख भी सकते हैं, दोबारा हम लिख सकते हैं कि भाई ओके, डेटा वर्ड का साइज जो है, डेटा वर्ड इज 32 वर्ड, जो प्रोसेसर का डेटा वर्ड इज इक्वल टू 32 बिट्स। अगर ये 32 बिट्स है, अगर हमें कहीं पे इंफॉर्मेशन बाइट्स की शक्ल में चाहिए हो, तो इसका मतलब है 4 बाइट्स। एक बाइट 8 बिट की होती है, तो 4 बाइट्स। ये एक चीज हमें पता होनी चाहिए इस केस में, क्योंकि वो बस की बैंडविड्थ अमूमन बाइट्स पे दी होती है, जो कि यहाँ भी दी हुई है। इसलिए हमें ट्रैफिक जनरेट करने वाली चीजों का भी पता हो कि वो बाइट्स में ट्रैफिक कितना जनरेट कर रहे हैं। तो एक बात ये पता हो। दूसरी बात, क्लॉक रेट हमें दिया हुआ है इसका, इन वर्ड के लिए इस प्रोसेसर का क्लॉक रेट भी दिया है हमें, विच इज क्लॉक रेट, जो हमने दिया है इस केस में, इट इज व्हाट इज द क्लॉक रेट, 150 मेगाहर्ट्ज, 150 मेगाहर्ट्ज, so many clocks per second, cycles per second, इसका मतलब है।
अगर इसका मतलब है सो मेनी साइकिल्स पर सेकेंड, तो इंस्ट्रक्शन रेट क्या होगा? रिस्क प्रोसेसर है, रिस्क प्रोसेसर है, तो इंस्ट्रक्शन रेट क्या होगा हमारा? इंस्ट्रक्शन रेट क्या होगा फॉर ए रिस्क प्रोसेसर? यही होगा, क्योंकि रिस्क प्रोसेसर एक क्लॉक साइकिल में एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है, तो इंस्ट्रक्शन रेट भी 150 मेगाहर्ट्ज ही होगा, यानी 150 मेगा इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। 150 मेगा, मैं मेगा को उस शक्ल में भी लिख देता हूं, मेगा। यहाँ पे मेगा ये वाला ही इस्तेमाल होगा, 10⁻⁴ वाला। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये ट्रेडिशन है कि क्लॉक रेट्स वगैरह में मेगा वो वाले हम इस्तेमाल करते हैं, और मेमोरी के साइज वगैरह के सिलसिले में हमारे मेगा और के जो है वो दूसरे होते हैं। साइज मेमोरी वालों में के 2⁻10 होता है, लेकिन क्लॉक रेट में ये 10⁻6 मेगा 10⁻6 के 10⁻3 ये वाला। तो 150 into 10⁻6 instructions इंस्ट्रक्शन वर्ड, ये वर्ड लेवल की इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन वर्ड पर सेकेंड ये है। सो मैनी इंस्ट्रक्शन रन होंगी पर सेकेंड, ठीक है। ये रिस्क की वजह से, यहां मैं कह देता हूँ ये रिस्क होने की वजह से, ये बात रिस्क होने की वजह से ये सारी चीज। ओके, अब हमें देखना है कि क्या ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं ये जो प्रोसेसर्स हैं। तो इसके लिए मैं वर्ड निकालता हूं, डेटा फ्लो रेट ऑन द बस पर प्रोसेसर क्या होगा? चलो मैं शॉर्ट में लिखता हूं, इसका फुल ये मायने, डेटा फ्लो रेट DFR, डेटा फ्लो रेट, क्या ट्रैफिक फ्लो करेगा ऑन द बस पर प्रोसेसर फॉर लोड एंड स्टोर। ओके, ऑन द बस, ओके मैं इसको लिख ही लेते हैं। DFR से मुराद क्या है? डेटा फ्लो रेट, डेटा फ्लो रेट, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसको पूरा लिख रहे हैं, डेटा फ्लो रेट ऑन द बस, क्योंकि बस पर जो ऑन बस पर क्या डेटा का फ्लो कॉज करेगा? पर प्रोसेसर, एक प्रोसेसर कितना ट्रैफिक जनरेट करेगा ऑन द बस, ये हम यहां देखना चाह रहे हैं। अच्छा, अब ट्रैफिक जैसे मैंने कहा बस पे लोडिंग ऑफ डाटा के लिए भी होता है और स्टोरिंग ऑफ डाटा के लिए भी होता है। तो अब हम यहां कह रहे हैं फॉर लोड एंड स्टोर, दोनों के लिए, फॉर लोड एज वेल एज स्टोर, फॉर लोड एंड स्टोर दोनों के लिए। यहां पे हम ट्रैफिक देखेंगे क्योंकि बस पे दोनों का ट्रैफिक। तो मैं इसको शॉर्ट में लिखूं DFR, लोड या सबस्क्रिप्ट के तौर पे लोड प्लस स्टोर। लोड एंड स्टोर दोनों का, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू जी क्या होगा बताइए? चले इसको दो हिस्सों में बांट लेते हैं कि DFR फॉर लोड क्या है, DFR लोड का क्या होगा, लोडिंग ऑफ डेटा के लिए क्या होगा DFR, और प्लस स्टोरेज के लिए अलग अलग, इन दोनों को अलग अलग करते हैं, प्लस DFR फॉर स्टोर, DFR फॉर स्टोर। मैंने इसके दो हिस्से कर प्लस DFR स्टोर का क्या होगा? जी। ओके, अब ये बताइए इस सूरत हाल में जो प्रॉब्लम है, इन दो चीजों की क्या वैल्यू होगी? मेमोरी से डेटा लोड करने के लिए कितना ट्रैफिक कॉज होगा? 150 टोटल
ट्रैफिक है 150 मेगाहर्ट्ज या मेगा इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, जैसे मैंने कहा था 150 मेगा इंस्ट्रक्शंस टोटल हैं, उसमें से 15% जो है वो लोड ऑफ डाटा की इंस्ट्रक्शन है। तो ये लोड का जो फैक्टर है, मेमोरी से लोड का ट्रैफिक बस पे 15% ऑफ टोटल होगा। हाँ जी, तो दैट विल बी दिस 16% लोड मल्टीप्लाई 150 ये हर जो उनके ठीक है। हमारे क्लॉक रेटों का। हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक क्लॉक में एक इंस्ट्रक्शन हो रही है, तो अगर हाँ एक जी, वर्ड लोड होना है तो वो इसी रेट पर वर्ड लोड का 15% ये है। ठीक है। अब स्टोर के लिए हाँ जी। बताइए, स्टोर में उसी इसके लिए है 3 मल्टीप्लाई 150 नहीं, जो 150 मैग था उसी का इस केस में क्या है, परसेंटेज दिखा रहा था 10%। 3 मल्टीप्लाई पर 10%। हाँ जी, 10%, ये 10% ऑफ ट्रैफिक विल बी ड्यू टू द स्टोरिंग ऑफ द डाटा। जी 15% ट्रैफिक रीडिंग ऑफ डाटा का बस पे लोड कॉज करेगा, और 10% जो है उसकी वजह से कॉज करेगा। जी तो इट विल बी सो मच ट्रैफिक इन वर्ड्स, क्योंकि इसकी विड्थ हर इंस्ट्रक्शन की वर्ड में थी, तो हम कहेंगे सो मैनी वर्ड्स पर सेकेंड। ये इसका आंसर है, सो मैनी वर्ड्स पर सेकेंड विल बी दी डाटा फ्लो रेट। अभी तो सिर्फ डाटा फ्लो रेट निकला है। हाँ इस, जी, इसको हम कंप्यूट कर ले, ये आप यू कैन कंप्यूट इट, मे बी ये 0.15 है, ये 0.1 है, 0.25 इंटू दिस, राइट, ये हो जाएगा कोई इस योर कैलकुलेशन 0.25 इंटू 150 मैग, ये हो गए दोनों। और बाहर जो था ये, हमें ये भी बाइट्स में करना, ये वर्ड्स में था, तो एक हाँ वर्ड जी, 4 बाइट्स का है, तो यहां हम लिखेंगे, इस वर्ड की जगह लिख देंगे 4 बाइट्स पर सेकेंड, क्योंकि हम ये कैलकुलेशन बाइट्स में करना चाहते हैं, क्योंकि बस की बैंडविड्थ बाइट्स में है 4 बाइट्स पर सेकेंड। ये जी इससे मल्टीप्लाई कर, इसका आंसर ये 1/4 है, वो 4 है करके अगेन 150 150 मेगा बाइट्स पर सेकेंड। ठीक, 150 मेगा बाइट्स पर सेकेंड। ओके, चलिए हो गया। सर। अच्छा, सर इसमें पहले हमने ये करना है कि ये जब डाटा फ्रेम रेट है, डाटा फ्रेम रेट जब निकालेंगे इसका ये जो निकाला है हमने जिसका लोड और स्टोर का, जी जी, इसको ऐड करने के बाद जो ये हमारा जो वर्ड पर सेकंड है इसको मल्टीप्लाई करना है। जी जी, वर्ड पर सेकंड हमारा 4 बाइट है। जी जी, ठीक है ठीक है, ओके। तो जी, हमारा ये ट्रैफिक है जो इस डेटा के लोड और स्टोर की वजह से बस पे फ्लो करेगा। ठीक है। हाँ जी, अब अगर हमें बस की बैंडविड्थ मालूम है, तो वी कैन फाइंड आउट कि हाउ मैनी प्रोसेसर यू कैन पुट देयर टू कॉज दिस ट्रैफिक। ठीक है। तो हमें मालूम है, गिवन बस की बैंडविड्थ, बस बैंडविड्थ ये दी हुई है, बस बैंडविड्थ हमें दी हुई है, वो क्या है, ये दी हुई है 2 गीगाबाइट्स पर सेकेंड, ये दी हुई है 2 गीगाबाइट गीगाबाइट्स पर सेकेंड, ये दी हुई है। पर सेकंड। अब हमें अगर निकालना है कि हाउ मेनी प्रोसेसर्स यू कैन कनेक्ट, तो हमारे लिए बड़ा आसान है, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसर जो आप कनेक्ट कर सकते हैं वो कितने होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसर प्रोसेसर्स supported processors supported by the bus, supported by the तो bus 150 को डिवाइड कर देंगे 2 से। supported by the bus। बस अच्छा जी, क्या होगा कि आपका ये मैं कह दूं, चलो इसको मैं ओके, पी, सपोज ये पी है, नंबर ऑफ प्रोसेसर पी, ओके, इज इक्वल टू क्या होगा ये, के
बैंडविड्थ ऑफ द बस बस, रेट, बैंडविड्थ ऑफ द बस हाँ के जी आपकी कैपेसिटी कितनी है हाईवे पर, मोटरवे जी में, तो वो है बैंडविड्थ ऑफ द बस, बैंडविड्थ ऑफ बस, ठीक है। और उसमें एक लेन या एक फ्लो, एक का ट्रैफिक कितना फ्लो हो रहा है, तो वो वो डिवाइड डेटा बाय फ्रेम रेट है, डेटा बाय डेटा फ्लो रेट, फ्लो रेट, डेटा फ्लो डेटा रेट। फ्लो रेट। ये डेटा फ्लो रेट एक प्रोसेसर का है। डेटा फ्लो रेट जी लोड प्लस स्टोर, ठीक है, तो पर प्रोसेसर। जी एक प्रोसेसर का ये है, प्रोसेसर, एक प्रोसेसर इतना जी ट्रैफिक डाल रहा है तो पूरी बस में कितने प्रोसेसर कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ये। जी। अच्छा, अब इसमें हम अभी हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई गीगाबाइट को हम कन्वर्ट कर देंगे 10 बिट, मतलब के 10 हाँ 6 हो गए, 10 2 गीगाबाइट्स 10⁹, 2 गीगाबाइट्स पर 10 for सेकंड। 9, और इधर हम कहेंगे 150 मेगा, 150 150 मेगा 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 बाइट्स पर सेकंड। बाइट सेकंड। तो हम ये 10⁶ होता है, ये 10⁹, ये 10⁶, ये 10⁹, ओके, तो ये हो जाएंगे 10⁴। ओके, तो ये जी बन जाएगा अगर ये कैलकुलेट करें तो 13.12, 13.12 13.125, 125, 125। ये आंसर आया। अब ये बताओ सही। कि कितने प्रोसेसर कैन बी कनेक्टेड ऑन दिस बस। ये प्रोसेसर मैक्सिमम प्रोसेसर्स ने दे दिया कि आप 13 रख सकते हो, और हमारा बस फ्रेम रेट है 150 है, और हमारा जो है बस की वेट, मतलब कि बस की जो लेंथ है वो हमारी 2 GB है। सही। तो हम इसको 2 GB से डिवाइड, 2 GB से हिस्से बना देंगे कि जी 2 GB में ये कितने कितने हाँ, हम तो प्रोसेस डिवाइड किया, इसलिए हमने डिवाइड किया, हिस्से बनाए, डिवाइड कर दिया जी और आंसर आ गया। मैं खाली ये कह रहा हूं कि अब प्रोसेसर में कितने लिखूं, 13, 14, 15, 12, कितने लिखने चाहिए प्रोसेसर? दिस इज द मैक्सिमम ये नंबर ऑफ। 13 लिख सकते हैं प्रोसेस, हम अच्छा, 13 लिख सकते हैं, 13 से ज्यादा नहीं लिख सकते हाँ, क्योंकि 13.125 है। अगर ये आंसर यहाँ 13.75 आता, फिर क्या लिखते नंबर ऑफ तो ये प्रोसेस? 14, तो हम 14 तक लिख सकते थे यही मैं, क्योंकि राउंड 0.5 राउंड अबाउट होता। क्यों नहीं हो सकता? यही इसी के लिए मैं ये दोनों वैल्यूज ला रहा हूं। देखो, एक अच्छा अच्छा आपका ये है कैपेसिटी ऑफ मोटरवे, ठीक है ना, जी उसमें आप हर प्रोसेसर एक लेन का ट्रैफिक इतना फ्लो करा सकता है, इतना ट्रैफिक उस पर आ सकता है। हाँ तो जी ये दिस इज द मैक्सिमम यू कैन पुट मैक्सिमम 13.7 प्रोसेसर। अच्छा, जाहिर है 0.7 तो नहीं कर सकते, अगर आप 14 प्रोसेसर करेंगे तो वो उसकी कैपेसिटी से एक्सीड कर जाएगा, चोक हो जाएगा, इट कैन सही। नॉट। ये तो उसकी मैक्सिमम लिमिट थी ना, ये 2 गीगा। हाँ तो जी यू कैन नॉट पुट 14 either here or सही here. You जी have to go for the lower value, which means थोड़ी सी कैपेसिटी जाए जाएगी, मगर आप इससे आगे तो जा ही नहीं सकते थे ना, अगर आप, बिल्कुल। है ना, इसलिए 30। ओके, ऑलराइट। अच्छा, तो हमें हमेशा लोअर वैल्यू ही लेनी पड़ेगी इस केस में। तो इस फॉर्मूले में ही क्यों ना हम शुरू से डाल दें फ्लोर वैल्यू। ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा था, लेट मी हाँ ऐड जी वैल्यू हेयर, फ्लोर वैल्यू हेयर, फ्लोर वैल्यू हेयर। अगर ये भी होता तो फ्लोर वैल्यू, अगर हर सूरत इन सब का आंसर यहां पर 13 था, 13। सही। ये हमने, मतलब कि पॉइंट जो भी बायर वैल्यू, पॉइंट से जो भी वैल्यू आएगी उसको वो स्किप कर हाँ, देगा। स्किप करना होगा क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी क्रॉस हो जाएगी अदरवाइज। हाँ जी ओके, ये हमारा पार्ट ए का हो गया कि यू कैन कनेक्ट मैक्सिमम 13 प्रोसेसर ऑन दिस सिस्टम अगर आपकी बस की बैंडविड्थ ये थी।
ये हमने पहला पार्ट कर लिया जो यहाँ था, ये वाला, जी ये कर लिया, कोई कैश वैश का झगड़ा नहीं पड़ा। अगले केस में अब हम कहते हैं अच्छा यार, हाउ अबाउट अगर कैश मेमोरी कनेक्ट होती तो फिर क्या कोई इंप्रूवमेंट होगी हमारे सिस्टम में परफॉर्मेंस की? ये पैरेलल सिस्टम की कैश मेमोरी की बात हो रही है, और कैश जी मेमोरी का हमने आपको दिया है हिट रेशो 95%। 95% मेमोरी एंड मेमोरी नहीं, रीड मेमोरी नहीं, वो अगला है। ये है हिट रेशो। हिट रेशो ऑफ कैश मेमोरी इज 95% जी एंड मेमोरी फॉलोज द राइट थ्रू पॉलिसी। ये अगली चीज है। राइट की पॉलिसी जो है वो राइट थ्रू पॉलिसी है। ये दो बातें कैश मेमोरी के बारे में। अगेन लेट्स अंडरस्टैंड कि ये क्या बात है मेमोरी के बारे में, कैश मेमोरी के बारे में। जब आप हिट रेशो कहते हो तो क्या होता है, और राइट थ्रू पॉलिसी क्या होती है, बताइए एनीबॉडी? कैश मेमोरी से वास्ता पड़ा हो कहीं? कैश मेमोरी सर बहुत फास्ट होती है, ओके प्रोसेसर के अंदर होती है वो, ओके और उसकी लिमिट होती है, मतलब कि कैश मेमोरी की लिमिट तकरीबन होती है एमबी में होती है, एमबी से ऊपर नहीं होती। ओके। अभी कम तक जो होती है? सुना है वो एमबी में होती है। हाँ, यानी कैश रैम से कम होती है क्योंकि वो कॉस्टली होती है और फास्ट होती है। इस और हाँ इसलिए जी आप उसको उसकी मकदार लगाते भी हैं क्योंकि स्पीड चाहिए, और ज्यादा भी नहीं लगाते क्योंकि कॉस्ट करती है, ठीक है ना? तो जी मगर लगाते क्या है, फायदा क्या होता है? फायदा उसी से ताल्लुक इस इन दो टर्म्स का है कि फायदा क्या होता है। फायदा ये होता है, हम यही बना लें कि अगर ये प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर है, अब हम नॉर्मल सिंगल प्रोसेसर की बात कर रहे हैं, आज सारे प्रोसेसर में हमारे यही होगा। प्रोसेसर है, ये बस है, ये रैम है, ये रैम है, रैम ठीक, ये इसके साथ कनेक्ट है। और ये कैश कम्स समवेयर बिटवीन द प्रोसेसर एंड द रैम। लेट्स से यहाँ कैश आ गया, कैश में जी कैश ये प्रोसेसर के करीब है, और ये ऑफ टूवर्ड्स द रैम आफ्टर पासिंग थ्रू द बस है। कैश का हाँ जी मकसद ये होता है, जो फास्ट करने से मुराद क्या है, कि आप ये क्योंकि फास्ट मेमोरी है तो आप ये करते हैं कि कोई चीज आपको जब रैम से जरूरत पड़ती है तो आप एक छोटा सा ब्लॉक ऑफ थिंग्स इधर लाके कॉपी कर लेते हैं। पहली दफा जब आपको जरूरत जी पड़ी तो आपने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, और बाद में जब भी इस चीज की जरूरत पड़ेगी तो ये बार बार सिर्फ इस कैश से रीड करेगा, इस कैश से वो चीज हाँ जी हर दफा मेमोरी पे जाता और वहां से रीड करता। अब वो हर दफा कैश से वो ही, कैश से रीड करेगा। और इस तरह कैश क्योंकि फास्ट मेमोरी है और तो ये बड़ा हाँ तेजी से जी काम हो गया। दूसरे इसको जी फायदा ये हुआ कि रैम में जाने के लिए इसको बस से गुजरना था, उससे भी नहीं गुजरना पड़ा। अपनी लोकल जो इसकी कैश का कनेक्टिविटी है वहां से ही इसने इसको इस्तेमाल कर लिया। ये कैश मेमोरी का बेनिफिट है कि आपने एक दफा वहां से ट्रैफिक लाके इसमें डाल लिया चीजों का, और फिर अक्सर औकात नेक्स्ट टाइम जब भी जरूरत उनकी पड़ी तो इधर से ही रीड करते रहे और इस्तेमाल करते रहे। ठीक है, ये समझ आ गई कैश का पर्पस। जी सर इसका एक जी सर हमारे इस माहौल में फायदा ये होगा कि जो चीजें कैश में मिल जाएंगी उसके लिए ट्रैफिक बस पे जनरेट नहीं होगा, तो हम फिर अपना वो जो नंबर ऑफ प्रोसेसर की तादाद बढ़ा सकते हैं। ट्रैफिक जो नहीं जनरेट हो रहा, कुछ ट्रैफिक बच रहा है तो ज्यादा प्रोसेसर अब लग सकते थे। ये हमारा यहाँ एम है। अच्छा, लेकिन अब इसमें ये क्या बात है, हिट रेशो और राइट थ्रू पॉलिसी, ये क्या बात है? कैश मेमोरी में इन दो चीजों की क्या अहमियत है, हिट रेशो, राइट थ्रू पॉलिसी? हिट रेशो की टर्म बजाहिर तो लगता है कि हिट रेशो दैट यू हिट द कैश, कैश को हिट करने की प्रोबेबिलिटी, यानी कोई चीज आपको चाहिए, how often you will get it in the cache, you will hit the data in the cache and don't have to go to the RAM. That is the hit ratio. Okay, all right.
हेलो हेलो, Sir. हिट रेशो कैश के लिए वर्ड जो इस्तेमाल होता है उसका मतलब यह है कि जब आपको कोई चीज चाहिए तो यू विल हिट और गेट इट इन द कैश and you don't have to go to the RAM. How often you get it, that is the hit ratio. That you hit the data in the cache. आपको डाटा की जरूरत पड़ी, आपको इधर ही मिल गया और आपको रैम में नहीं जाना पड़ा, इसको कहते हैं हिट रेशो. ओके ओके. अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि कहने को तो वर्ड सिर्फ हिट रेशो ही लिखा हुआ है. दिस थिंग इज ओनली फॉर रीडिंग फ्रॉम द कैश. कैश का असली बेनिफिट, ज्यादा बेनिफिट तो रीड करते वक्त आता है कि आपने एक वेरिएबल यहां कॉपी कर लिया है, अब फॉर लूप में बार बार आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं और रीड कर रहे हैं. ये जो हिट रेशो होता है ये रीड करने के लिए होता है, लिखा हुआ नहीं होता, मगर इसके मायने है डेटा को रीड करते वक्त कितनी दफा हिट करेगा, मिल जाएगा. अब एक मसला होता है कि अगर आप किस प्रोसेसर से डेटा को राइट करें, कोई वेरिएबल था x, ये x वेरिएबल था, आप इसको इधर ले आए थे, यहां से आप इसको बार बार पढ़ते रहे, कोई मसला नहीं आया, ये x है, आप इसको रीड किए जा रहे हैं, 100 टाइम्स भी रीड करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. द मोमेंट आप इसको मॉडिफाई करेंगे, विच मीन्स यू विल राइट इनटू दिस x. अब फर्ज करो ये बन गया x+1, यहां पे बन गया, आपने राइट किया, इसको इंक्रीज किया तो ये बन गया x+1. रैम में ये x ही है, तो अब ये मिसमैच आ जाता है. जब आप कैश में राइट करते हैं तो रैम और कैश में डिस्क्रिपेंसी हो जाती है, डिफरेंस पैदा हो जाता है. इसलिए राइट करने के वक्त हमें ख्याल रखना पड़ता है कि अगर मॉडिफाई किया है तो रैम को भी मॉडिफाई करें, वरना ये दो डाटा टैली नहीं करेंगे. रीड में ये मसला नहीं था, इधर से x आया, आप बार बार रीड करते रहे, डाटा रैम का और इसका एक ही रहा, तो रीड में कोई प्रॉब्लम नहीं है. जब राइट आप करते हैं या मॉडिफाई करते हैं तो प्रॉब्लम है. अब आपको वही डाटा जो आपने कैश में राइट किया या इंक्रीज किया या मॉडिफाई किया, यू मस्ट राइट दैट डाटा टू द रैम ऑल्सो. इस बात को कहते हैं राइट थ्रू पॉलिसी, कि जब भी कभी आप राइट करें कैश में, आप थ्रू टू रैम भी वो करें. यानी अगर इधर x+1 कर दिया है तो उधर भी जाके उसको भी अपग्रेड करके x+1 कर दें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब ये डाटा आप रीड करें रैम से तो लेटेस्ट डाटा ही इसके पास हो. ये चीज राइट करने वाला बात को राइट थ्रू कहते हैं पॉलिसी. रीड वाला हिट रेशो इज फॉर रीड, कि आपने एक दफा डाटा रीड कर लिया, बार बार कैश से रीड करें, वो ये है. ओके, ऑल ऑफ यू नो अंडरस्टैंड कि कैश मेमोरी में हिट रेशो से क्या मुराद है, फॉर रीडिंग, और राइट थ्रू से मुराद है फॉर राइटिंग. ओके, ऑल राइट. क्यों भाई, बताएं स्टूडेंट्स, डू यू अंडरस्टैंड. ये हमारे इस प्रॉब्लम से में एजम्पशन थी कि यू नो इट, हमने उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, अभी प्रॉब्लम पर आएंगे. सिर्फ ये बता रहे हैं कि व्हाट डज ए नॉर्मल कैश मेमोरी मीन, और उसमें कैसे ये मामलात हो रहे होते हैं. आप क्योंकि यहाँ कैश इस्तेमाल कर रहे हो तो यू हैव टू नो देम. ओके, इसका अब हमारे सवाल से क्या ताल्लुक. अब हम अपने क्वेश्चन पे आ गए. हमारे क्वेश्चन में तो ये चीजें प्रिज्यूम थी कि यू न्यू इट. अच्छा, हमारे क्वेश्चन में ये हो रहा है कि अगर कैश ये यहां लगी हुई है तो रीड वाला जो ट्रैफिक था, लोड नहीं कर रहे थे आप, वो तो बस पर प्रॉब्लम क्रिएट करना 95% टाइम छोड़ देगा, उसका मसला खत्म हो जाएगा. 95% टाइम, सिर्फ 5% टाइम रीडिंग का डाटा के लिए रैम पे जाना पड़ेगा और आपकी बस डिस्टर्ब होगी. रीड डाटा के लिए तो ये हो गया. हाउएवर राइट के डाटा का, क्योंकि राइट थ्रू है, एवरी टाइम यू राइट टू द कैश यू आल्सो राइट टू द रैम,
तो बस का राइट का ट्रैफिक उतना ही रहेगा, लेकिन रीड का ट्रैफिक बहुत कम हो जाएगा बस के ऊपर। ये हमारे इस सवाल से ताल्लुक है। अब वो क्या ताल्लुक है वो हम कैलकुलेशन में देखते हैं। वी गेट टू द कैलकुलेशन बैक। वो ये थी, ये जो हमने यहां कैलकुलेशन की थी डाटा फ्लो रेट की, ये है डाटा लोड करते वक्त जो बस पर ट्रैफिक होता है, वो ये था पहले कि 15% क्योंकि लोड की इंस्ट्रक्शंस थी, तो टोटल इंस्ट्रक्शंस का 15% रीड का ट्रैफिक बस पे पड़ रहा था। अब जब आपने कैश लगाई, अब मैं भी इसके लिए डिफरेंट कलर ले लेता हूं। मैं कलर ओके, ब्लू, ओके ब्लू। और अब कैश की वजह से 95% ऑफ द रीड तो लोकल कैश से ही हो जाएंगे। 95% रीड या लोड रीड एक ही बात है, लोड फ्रॉम मेमोरी और रीड। 95% कैश से हो जाएंगे। ओनली 5% विल बी कॉजिंग ट्रैफिक ऑन द बस। ओनली 5% रीड्स विल गो टू द रैम, इसलिए ट्रैफिक कॉल। तो इस ट्रैफिक का सिर्फ 5%, इसको मैं 5% से मल्टीप्लाई, इसका सिर्फ 5% ही रह जाएगा बाकी। ओनली 5% ऑफ दिस ट्रैफिक विल सर्वाइव। 95 कैश ने कर दिया। ये अब हम कैश वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ये ट्रैफिक इतना कम हो गया। हाउएवर ये जो राइट वाला ट्रैफिक था, क्योंकि पॉलिसी राइट थ्रू है, एवरी टाइम यू राइट टू द कैश यू हैव टू राइट टू द रैम, तो वो ट्रैफिक बस के ऊपर वैसे ही रहेगा। जस्ट टू एम्फेसाइज मैं यहां कह रहा हूं, दिस विल स्टे एज इट इज 100% ऑफ द टाइम, क्योंकि एवरी टाइम इट राइट्स टू द कैश, इट राइट्स टू द रैम। ये सारा डाटा यही रहेगा, लेकिन ये वाला डाटा बहुत कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ कैश। ये कैश का मामला है, ये ब्लू जो है ये कैश की वजह से है। तो पार्ट बी में ये चीजें चेंज होंगी, बस ये दो इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे, उसके मुताबिक यहाँ के आंसर चेंज हो जाएंगे। मे बी आई गिव यू दोज वैल्यूज कि जब आप उनको कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेंगे फाइनल। यू शुड बी एबल टू गेट 64.5। ये आंसर उस केस में ब्लू में ये बन जाएगा 64.5, ये बन जाएगा 64.5 मेगा बाइट्स पर सेकेंड, मेगा बाइट्स पर सेकेंड। ओके, ये बन जाएगा। और अगर इसके लिए ये चीज कैलकुलेट करेंगे, ये डिवाइड इसके साथ करेंगे ये सारा कुछ, तो इसका आंसर आपका आएगा इस केस में, ब्लू वाले केस में, ये 64 वाली चीज इधर आ गई नीचे, इधर यही रही, ये 2, ये यही रहा, ये 2 वाला यही रहा। इन दो को कैलकुलेट किया, अब आंसर आया 31.01, 31.01 फ्लोर वैल्यू विच इज 31। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसर इस केस में 31 हो जाएंगे। आप देख रहे हो कैश से ये फायदा हुआ कि काफी सारा रीड ट्रैफिक बस पे नहीं गया, और आपने ज्यादा प्रोसेसर आप कनेक्ट कर सकते हो और ज्यादा पावरफुल सिस्टम उसी बस पे लगा सकते हो। अब आप 31 प्रोसेसर कनेक्ट कर सकते हो उस बस पे बिकॉज ऑफ द कैश। अदरवाइज पहले आप खाली 13 प्रोसेसर लगा सकते थे इस बस पे। ओके, ऑलराइट। क्यों भाई, देखते हैं ये बेनिफिट आपको समझ में आया, समझ नजर आ रहा है बेनिफिट? कैश लगाने से पैरेललिज्म को बढ़ा दिया आपने अपने उसी सिस्टम में, वही बस थी, बस की कॉस्ट नहीं बढ़ी, लेकिन कैश की वजह से अब आपको बेनिफिट मिल गया कि यू कैन मेक ए बिगर सिस्टम। ओके, ऑलराइट। अब इसका थर्ड पार्ट, ये दो पार्ट हमने कर लिए।
ये हमने ये कर लिया था पहले, अब हमने कैश ऐड की, ये कर लिया। अब हम कह रहे थर्ड पार्ट, न्यूमा। अगर ये सिस्टम न्यूमा हो और उस न्यूमा में प्रोग्राम की लोकेलिटी फैक्टर 80% हो, फिर बताइए कि कितने प्रोसेसर लगेंगे न्यूमा सिस्टम में। न्यूमा सिस्टम के कुछ फायदे हैं जिसको आप अब देखोगे मैयर करके। न्यूमा में हमने क्या किया था कि फिजिकल मेमोरी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था हर प्रोसेसर पे, हाउएवर उनको आपस में हमने सिस्टम बस या मेमोरी बस से ही कनेक्ट किया था। ये न्यूमा सिस्टम था। अब अगर हम इसका न्यूमा सिस्टम बनाएं जिसमें हमें ये टर्म समझनी होगी, जैसे कैश में हमने समझी थी कि व्हाट इज दिस लोकेलिटी ऑफ 80%, लोकेलिटी फैक्टर ऑफ 80%, ये क्या चीज है? क्यों भाई? जिस तरह ऊपर वाले में 95 था, इस तरह से इसमें 80% गिवन किया हुआ है। हाँ, ये एक तो बात चलो ठीक है, ये आपके जवाब सही है कि वहां 95 था और यहाँ 80 है, मगर इन दोनों का रोल या मायने मुख्तलिफ है। ये कैश के हिट रेशो था 95%, और कैश का हिट रेशो हमने कहा मींस कि कितना फ्रीक्वेंटली कोई चीज जब आप रीड करेंगे तो आपको कैश में मिल जाएगी। तो हम कह रहे थे 95% टाइम तो कैश में मिल जाएगी। अच्छा, यहां इसके मायने क्या होते हैं? थोड़ा सा सिमिलैरिटी है मगर काफी फर्क। यहां इसके मायने ये है कि आपका न्यूमा सिस्टम से मुराद होती है कि हर प्रोसेसर के पास अपनी लोकल फिजिकल मेमोरी है। इसके पास भी है, दूसरे के पास भी है, तीसरे, हर एक ने अब मेमोरी को अपने फिजिकल मेमोरी का ब्लॉक एक लोकल बस पे उसके साथ लगा हुआ है। ये न्यूमा वाला सिस्टम है। और फिर ये सारे थ्रू वो जो बस एक्सटेंशन वाली लॉजिक के जरिए से, ये बस एक्सटेंशन है बट इट इज ए नॉर्मल मेमोरी बस एक्सटेंशन, और ये बस एक्सटेंड कर दी और इन्हें कनेक्ट कर दी। ये है न्यूमा। ये न्यूमा से पहले वाले जो थे ये दो, यहाँ पे ये वाला था कि ये प्रोसेसर है और इधर बस है और इधर मेमोरी है। ये पहले वाले ये थे, ये जब हम ऊपर वाले कर रहे थे ये थे। फिर उसमें हमने यहाँ कैश ऐड कर दी थी। पार्ट ए में वो था, पार्ट बी में यहाँ कैश डाला, ये खत्म हो गया। अब हम कह रहे ये सारे यूएमए वाले थे यानी सिस्टम। ये न्यूमा में है कि अब ब्लॉक ऑफ मेमोरी हर एक के पास अपना है और आपस में ये कनेक्टेड है ऑन द बस। इसमें लोकेलिटी फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर प्रोसेसर के साथ उसका एक लोकल बस है। तो जब आप इसके प्रोग्राम लिखते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि ज्यादातर टाइम जो काम आपको चीजें चाहिए डाटा वगैरह की वो आपको इधर ही मिल जाए। इसका बड़ा फायदा है कि अगर इसमें मिल जाएंगी, हर प्रोसेसर को अपने लोकल उसमें मिल जाएंगी, तो वो बड़ी तेजी से अपनी लोकल बस पे रीड करेगा और बहुत तेज काम होगा। एक दूसरे के कोई डिस्टरबेंस सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगी, आइडियल है। लेकिन अगर वो लोकल उसमें नहीं मिलेगी तो फिर वो जाएगा थ्रू दिस दूसरे प्रोसेसर की बस को डिस्टर्ब करेगा और परफॉर्मेंस आपकी थोड़ी सी डाउन होगी। इसलिए जब इसके लिए लोग प्रोग्राम लिखते हैं तो पूरी कोशिश ये करते हैं कि ज्यादातर चीजें लोकल मिल जाए। इसको कहते हैं लोकेलिटी फैक्टर, कि आपने जब प्रोग्राम लिखा तो कितना आपने जोर लगा के लोकल कंपोनेंट रहा आपके प्रोग्राम में, वो इसमें 80% टाइम है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये 80% हम कह रहे हैं लोकल फॉर बोथ, ख्वाह इसने डाटा को इसमें लिखना है या इससे रीड करना है, दोनों सूरत में लोकल फैक्टर 80% है इस केस में। ये सवाल अब हम हल कर रहे हैं, ठीक है। चले जी, इस सवाल के लिए उसी क्वेश्चन को फिर देखते हैं, ये इसी में क्या मॉडिफाई करें फॉर पार्ट सी। मैं इसका लिए एक और रंग ले लेता हूँ, कलर ले लेता हूँ, मे बी ये जो उसका क्वेश्चन का कलर है वो लेता हूँ। अब बताएं जी, इस क्वेश्चन में क्या मॉडिफिकेशन होनी चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ थर्ड सी पार्ट? यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 100 किया, यहाँ पे
वहाँ पे मतलब इस तरह 95 हम लोग इसको लेके आए, यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाई फिर होगा 100। ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस, जबरदस्त। हाँ, ओके। तो ये लोड का मामला जैसे कैश में था तो 5% टाइम ट्रैफिक से बाहर निकला था। इस केस में 80% टाइम उसको लोकली मिल जाएगा, तो सिर्फ 20% ट्रैफिक बाहर निकलेगा। तो अब उस सवाल के लिए इस जगह, लेट्स से मैं कहता हूं इस जगह, इसकी जगह आप रिप्लेस कर देंगे 20/100, ये फॉर पार्ट सी, कि आप यहां 20/100 लिखेंगे इस जगह और बाकी वही रहेगा इस चीज का 20/100। वेरी गुड। हाउ अबाउट दिस, यहां क्या करें? सर यहाँ पे 1 ही रहेगा। नहीं, यहां देखो, हाँ अभी ये मैं बताता हूं। यहां पर कैश के केस में ये जो हिट रेशियो था दैट इज ओनली फॉर रीड, इसलिए मैंने जोर दिया था। हिट रेशियो जब कैश का आप देते हैं ना तो वो रीड के लिए होता है। तो ये सारा बेनिफिट सिर्फ रीड का था, और राइट तो हमने कहा इज राइट थ्रू, नो बेनिफिट। हमेशा लिखना है तो आगे भी लिखना है, तो वहां कोई बेनिफिट नहीं था। लेकिन लोकेलिटी फैक्टर में हमने कहा उसमें तो कैश का बिहेवियर नहीं है, उसमें तो यह कि लोकली क्या अवेलेबल है, वो हम कह रहे हैं 80%, ईदर फॉर रीड और फॉर राइट। उसका तो बिहेवियर एक जैसा है कि लोकल है, लोकल में है तो बस ठीक है। तो रीड के लिए भी 80% टाइम लोकल मिल रहा है तो 20 ट्रैफिक है, और राइट के लिए भी 80% टाइम लोकल मिल रहा है तो 20 और ट्रैफिक। फिर सेम आएगा 20 डिवाइडेड बाई 100 ही आएगा। 20/100। ओके, वेरी गुड। इसकी जगह ये हो जाएगा पार्ट सी में, बस दैट्स इट। आगे तो कैलकुलेशन इसी से इंपैक्ट होगी, कैलकुलेट करेंगे। लेट मी इस सी, तरह से वैल्यूज को पुट करके उनके कैलकुलेशन करके वैल्यूज आ कैलकुलेशन करके करेंगे। ये पहले हिस्से का आंसर आ जाएगा मेरे ख्याल है 30 यहाँ। ओके, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये आएगा 30 मेगा बाइट्स पर सेकेंड है, 30 मेगा बाइट्स पर सेकेंड ओके। और इसी को मैं यूज करूंगा 30 को, फिर इधर ये यहाँ लिखूंगा, और ये 2 मैक तो वही रहेगा, वो यहाँ लिखे जाएगा और इसकी डिवीजन की जाएगी। इस केस में आंसर आता है 66। अब आप देखोगे इसमें इवन मोर बेनिफिट हुआ, वो शायद इस वजह से हुआ कि इसका बेनिफिट दोनों एरिया में गया, और उसका, हालांकि उसका ये वाला बेनिफिट ज्यादा था कैश का, मगर ये बेनिफिट बिल्कुल नहीं था। इस केस में दोनों में ये बेनिफिट गया है, और अब इनमें आप 66%, न्यूमा सिस्टम ज्यादा पैरेललिज्म देते हैं, इसीलिए ये एक उसका फायदा है। मगर जाहिर है उसकी फिर एप्लीकेशंस ये हैं कि वो चीजें जो ज्यादा मॉड्यूलर और लोकल फैक्टर रखती हैं उनके लिए वो आइडियल है। ये दो बातें हैं जिसके तहत हमारा ये मामला तय हुआ। ओके, एनी क्वेश्चन? वी आर फिनिश्ड विद, हमें ये 3 पार्ट थे, हमने तीनों पार्ट कर लिए हैं फॉर शेयर्ड मेमोरी मल्टीप्रोसेसर। ओके जी। ओके, अब हमारा है इशू, ये हमने शेयर्ड मेमोरी के कर लिए सवाल। अब हमारा है दूसरी आर्किटेक्चर जो हमने सीखी, मल्टी कंप्यूटर वाली। ये वो आर्किटेक्चर है कि मैसेज पासिंग मल्टी कंप्यूटर। अच्छा, इसमें भी अदर देन कि हमने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, इस पैराग्राफ या इसको पढ़ना और इससे सेंस निकालना इज ऑल्सो अवर पार्ट ऑफ अवर लर्निंग। यानी इस प्रॉब्लम को पढ़ के समझना इज हाफ ऑफ रिवीजन ऑफ योर ओल्ड आर्किटेक्चर और डीएलडी और व्हाटएवर माइक्रोप्रोसेसर कोर्स और थिंग्स लाइक दैट। और फिर आगे अप्लाई हम यहां कर रहे हैं। हमारा एक्चुअल सवाल तो ये एबीसी है, लेकिन इसको करने के लिए आपको बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए, वो हम यहाँ आपको पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर मे बी के क्वेश्चन आप फिर खुद सॉल्व कर लोगे आसानी से। यह है मैसेज पासिंग मल्टी कंप्यूटर, जो मैंने बताया था एक हमारी आर्किटेक्चर ये है। और इसके अंदर
ये एस्पेक्ट आता है, जैसे अभी न्यूमा में आया था, इसी तरह क्लस्टर में भी जो आपके होता है कि कौन सी चीजें अपने कंप्यूटर में मिल जाएंगी और कौन सी चीजें दूसरे कंप्यूटर से जाके आपको लानी या भेजनी होगी। जो दूसरे कंप्यूटर से करनी होती है उसमें मैसेज पासिंग करनी पड़ती है, पैकेट बनाना पड़ता है, पैकेट भेजना पड़ता है, और वो बड़ा कॉस्टली काम होता है पैकेट का भेजना। उधर भी हमारी ख्वाहिश होती है कि ज्यादातर चीजें हम लोकल कर लें, हमेशा मुमकिन नहीं होती मगर चाहते हैं। तो ये वो मल्टी कंप्यूटर या क्लस्टर सिस्टम है जिसको यहाँ हम बात कर रहे हैं। अब इसकी टर्मिनोलॉजी, पहला, कंसिडर ए 64 नोड मल्टी कंप्यूटर। इसका मतलब है कि एक क्लस्टर सिस्टम है जिसमें 64 कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। ठीक, 64 नोड, नोड इज ए, ईच नोड इज ए कंप्यूटर। तो आपने पीसीस कनेक्ट किए हैं 64 इन दिस केस थ्रू ए लैन। ईच नोड, हर नोड में क्या है, हर नोड में क्या है, एक 32 बिट का रेस प्रोसेसर है जिसको हमने अभी समझ लिया और उसकी क्लॉक स्पीड भी समझ ली। तो एक सिंगल रिस्क प्रोसेसर जिसकी स्पीड 250 मेगाहर्ट्ज है, उसका बना हुआ सिस्टम है, और ऐसे 64 नोड्स का क्लस्टर सिस्टम है। ये एग्जांपल उस चीज की है, क्लॉक रेट भी दिया हुआ है उसका। और उस नोड में, हर नोड में जो कंप्यूटर है उसमें रिस्क प्रोसेसर है जिसकी क्लॉक स्पीड ये है, और उसके अंदर मेमोरी लगी हुई है, हर पीसी में मेमोरी लगी हुई है जो 8 मेगाबाइट्स लोकल मेमोरी है। ओके, क्या हम कह रहे हैं, ये पीसीज है कनेक्ट हुए हुए, एक पीसी, दूसरा पीसी, तीसरा पीसी, ऐसे बहुत सारे पीसी है जो लैन से कनेक्टेड है। इस तरह इन पीसीज में हर एक में जो प्रोसेसर है वो ये रिस्क प्रोसेसर है, ये रिस्क प्रोसेसर, रिस्क पी इज ए रिस्क प्रोसेसर जिसकी क्लॉक स्पीड ये दी हुई है, और ये उसके वर्ड की विड्थ दी हुई है इस रिस्क प्रोसेसर की। और इस सिस्टम में 8 मेगाबाइट हर एक में मेमोरी है, 8 मेगाबाइट मेमोरी, 8 मेगाबाइट हर सिस्टम में। अपनी अपनी लोकल मेमोरी जो है वो 8 मेगाबाइट, 8 मेगाबाइट, ठीक। और यहाँ प्रोसेसर ये है, इस तरह का ये क्लस्टर सिस्टम है। इसके लिए हमें कुछ उसी तरह जैसे वहां पे था कुछ चीजें चाहिए। लोकल मेमोरी का एक्सेस जब करता, ये इस प्रोसेसर को जब अपनी लोकल मेमोरी से पढ़ना होता है, यहाँ बस लगी हुई है और इससे रीड करता है, तो इसमें 4 क्लॉक साइकिल्स इसको चाहिए होते हैं लोकल मेमोरी को एक्सेस करने के लिए। अपनी लोकल मेमोरी ये कंप्यूटर जब एक्सेस करता है तो ये 4 क्लॉक साइकिल लेता है। लेकिन अगर इसको रिमोट मेमोरी को एक्सेस करना है, किसी रिमोट नोड से कोई बातचीत करनी है, उसके साथ कम्युनिकेट करना है, तो इसको पैकेट भेजना पड़ता है। यहां तो ये मेमोरी एक्सेस कर लेता है 4 क्लॉक साइकिल, दूसरे के पास जाना होता है तो फिर ये पैकेट बना के भेजता है, ये पैकेट, और वहां पर कुछ भेजता है लिखने के लिए या रीड करने के लिए। उसमें क्या क्या चीजें हमें जरूरत पड़ती हैं, अगर पैकेट हम बना के भेजेंगे तो हमें पता हो कि पैकेट का पहला काम होता है पैकेट को सेटअप करना या इनिशियलाइज करना, प्रिपेयर करना पैकेट, और वो अच्छा खासा ओवरहेड होता है। वो हमने इस प्रॉब्लम में दे दिया कि पैकेट की तैयारी का टाइम 15 क्लॉक साइकिल। आप देख रहे हो, लोकली पूरी मेमोरी, एक मेमोरी को रीड करने में 4 क्लॉक साइकिल चाहिए, दूसरी जगह के लिए पैकेट को बनाने में 15 क्लॉक साइकिल लग रहे हैं बनाने में, और फिर उसको आप भेजोगे थ्रू दिस, ये जो लैन का शेयर्ड अरेंजमेंट है, ये इंटरकनेक्शन नेटवर्क की जो बैंडविड्थ है आपकी ये लैन की, वो दी हुई है 80 मेगाबाइट्स पर सेकेंड। इसके ऊपर वो ट्रेवल करेगा पैकेट, उसका डिले होगा, उसके ऊपर एक्सचेंज करने का डिले, ट्रांसमिट करने का डिले, ट्रांसमिशन डिले वो होगा, तैयार करने का डिले, ट्रांसमिशन करने का डिले, ये 2 बातें। फिर वो कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं हम अपनी इस एग्जांपल में कंसीडर करेंगे, लेट्स से 2 लाख।
2 लाख या 2 इंटू 10⁵ इंस्ट्रक्शंस अगर एग्जीक्यूट हों और उनमें से एज यूजुअल ये हमने परसेंटेज दे दी, 15% जो है वो लोड की हैं और 10% इंस्ट्रक्शंस जो है वो स्टोर की हैं, तो अब बताएं कि आपको इस एग्जाम्पल में लोड और स्टोर करने में कितना टाइम लगेगा। इस मल्टी कंप्यूटर सिस्टम में आपने लोड और स्टोर ऑफ इंस्ट्रक्शंस करना हो तो अब बस की बजाय ये पैकेट्स का मामला और ट्रैवलिंग ऑन लैंड का इशू को आपने सीखना है कि इसमें क्या होता है। जब मैसेज पास करते हैं, पैकेट भेजते हैं, तो आप एग्जैक्टली क्वांटिफाई करोगे उसमें कितना टाइम खर्च होगा, मेजर करोगे। अभी तक हम कॉन्सेप्चुअली देख रहे थे, अब हम उसको क्वांटिफाई करके देख रहे हैं कि यार वाकई ये बार बार जो हम कह रहे थे कि मैसेज पासिंग में टाइम ज्यादा लगता है, वो क्यों लगता है, वो हम सीखेंगे। ओके, तो इस प्रॉब्लम के 3 हिस्से हैं। एक, पहला आसान वाला पार्ट, वो आइडियल केस आपका प्रॉब्लम वही जो हम कहते हैं लोकेलिटी फैक्टर, 100% लोकेलिटी फैक्टर अगर हो कि हर नोड को जो भी काम करना है उसको लोकल मेमोरी से ही मिल जाए, ये उसको पैकेट भेज के दूसरी तरफ जाने की जरूरत ही पेश ना आए, तो फिर क्या होगा। पहला, ये आसान काम है कि हर नोड को अपनी लोकल मेमोरी में ही डाटा वगैरह मिल गए हैं लोड और स्टोर के। अगर ये मामला होना है तो कितनी देर लगेगी। अगर आपकी टोटल इंस्ट्रक्शंस 2 लाख थी और उसका 15% लोड की थी, 10% स्टोर की थी, तो कितना टाइम लगेगा। क्योंकि हर प्रोसेसर पैरेलल में ये काम कर रहा होगा, तो हम इसको बहुत आसानी से कंप्यूट कर सकते हैं, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारा लोकल के डोमेन में आता है। ओके, लेट्स डू दैट। हम इसको यहां कर लेते हैं, एक नई स्लाइड एम्प्टी लेके यहां पर न्यू स्लाइड्स। ऑलराइट, ओके ओके ओके, ऑलराइट, दिस इज नाउ द फर्स्ट पार्ट ए। हम इस प्रॉब्लम 2 अब हम कर रहे हैं, प्रॉब्लम नंबर 2 मल्टी कंप्यूटर वाली प्रॉब्लम नंबर 2, एंड इट इज मल्टी कंप्यूटर प्रॉब्लम, मल्टी कंप्यूटर वाली ये प्रॉब्लम कर रहे हैं। इसका ए पार्ट जो था, इस प्रॉब्लम का ए पार्ट ऑल लोकल, ए पार्ट में हर नोड को लोकल वो मिल जाता है। तो अब कह रहे हैं ऑल लोड एंड स्टोर, ऑल लोकल लोड एंड स्टोर सारे लोकल, लोड एंड स्टोर ये सब लोकल है। ये पहला पार्ट ए है, ठीक है। ओके, तो इसमें हमें क्या होगा, हमारा हम ये कह रहे हैं एन, टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए जो एग्जीक्यूटर एन का वर्क कर, टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन यहां आप लिख सकते हो। एन इज द टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो कि मैंने कहा 2 0 0 0 0 0 ये गिवन था। इसको हम शॉर्ट में 200K भी लिख सकते हैं, 1000K के अगर 1000 के लिए K कहें तो 200K शॉर्टर नोटेशन, 200K वर्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन। हमारी इंस्ट्रक्शन के वर्ड्स जो हैं वो 200K हैं। ओके, ऑलराइट, इसमें से नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो लोड के लिए इस्तेमाल होनी है हमारे
प्रॉब्लम में कितनी इंस्ट्रक्शन है जो लोड के लिए इस्तेमाल होनी है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज्ड फॉर लोड, ये क्या होंगे? ये इस n का, ये गिवन n का, जो गिवन n है, इसका 15%, जैसे पहले था 15% ऑफ द इंस्ट्रक्शंस, 15% ऑफ द इंस्ट्रक्शंस आर फॉर लोड। ओके, तो ये कितनी हो गई? इसकी वैल्यूज डालें 30K, इनमें n की वैल्यू डालो, ये वाली, ये तो आंसर आ जाएगा 30K जो है वो वर्ड, 30K वर्ड जो होंगे वो लोड के लिए इस्तेमाल होंगे। ओके, अच्छा, इसी में से स्टोर के लिए कितनी होंगी? स्टोर का, स्टोर इज 10%, ये गिवन है, ये चेंज भी हो सकता है, ये कोई हमेशा 15 और 10 नहीं होता, ये हमारी अभी तक की एग्जाम्पल में ऐसा है। 10% आर फॉर स्टोर of these n instruction, so number of instructions which are used for store, उनकी तादाद है 20। अच्छा, बाकी जो है वो मेमोरी पर जाकर स्टोर और लोड ऑफ डाटा नहीं कर रहे, वो कंप्यूटेशनल इंस्ट्रक्शंस, लोकल एटसेट्रा वाली कैटेगरी में, तो ओनली 50% जो है वो लोड और स्टोर इंस्ट्रक्शंस हैं। तो अगर आप टोटल भी कहो कि n लोड प्लस n स्टोर, लोड प्लस स्टोर, अगर आप टोटल भी कहो लोकल में, ये लोकल है, ये सब लोकल अभी हो रहा है, लोकल, ये होगा 30 + 20 इज 50K, 50K हमारा। ओके, अच्छा, तो अब ये बताइए, हमें तो चाहिए था कि हाउ मच टाइम हमें, लेट्स लुक एट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को दोबारा देखते हैं। लोड एंड स्टोर टाइम इफ ऑल एक्सेसेस आर लोकल, अगर लोकल नोड्स में सारे एक्सेसेस हैं तो टाइम कितना लगेगा ये काम करने के लिए? तो अब हमारे मेमोरी एक्सेस के तादाद तो हमें पता चल गई, दे आर 50K वर्ड्स, 50K वर्ड्स, ये सारे वर्ड्स ही हैं, ये भी वर्ड्स, ये भी वर्ड, तो 50K वर्ड्स हैं जो स्टोर और लोड होंगे। अब इनका टाइम क्या होगा? टाइम कैसे पता चलेगा? yes, एक लोड स्टोर का जो टाइम है जितना भी, वो लेंगे और जितने भी ये तादाद है लोड स्टोर्स की, इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्रोडक्ट होगी दैट विल बी द आंसर। कि अगर एक लोड स्टोर का टाइम ये है लोकल, ये लोकल अभी हो रहा है, लोकली अपनी मेमोरी में राइट रीड करने के लिए कितना डिले लगता है, या राइट या रीड, तो वो हमें गिवन है, इट्स अ 4 क्लॉक साइकिल, ये दिया हुआ था, ये यहां पर है, लोकल मेमोरी एक्सेस रिक्वायर्स 4 क्लॉक साइकिल। तो अगर हमें पता है कि इसमें 4 क्लॉक साइकिल का टाइम लगता है, तो आप कहोगे ऑलराइट, मेरे पास टोटल इंस्ट्रक्शन राइट रीड मुझे इतने करने हैं तादाद में, तो मैं इसको उस एक राइट रीड के टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा टोटल टाइम निकल आएगा। तो मे बी टोटल टाइम या टाइम फॉर लोड एंड स्टोर, टोटल टाइम फॉर लोड एंड स्टोर, लोड एंड स्टोर या लोड प्लस स्टोर का टाइम, टोटल टाइम, ओके, ऑलराइट, अच्छा, तो अब अगर टोटल टाइम हमें चाहिए इस केस में, लोकल टोटल या लोकल, ये होगा कि हम अगर एक का टाइम लें, टाइम, टाइम फॉर
1 टाइम फॉर 1 लोड स्टोर, एक लोड स्टोर का जो टाइम है, 1 लोड और स्टोर, एक लोड या स्टोर का जो टाइम है, इसको मल्टीप्लाई कर दें बाय द नंबर ऑफ लोड एंड स्टोर, नंबर ऑफ लोड प्लस स्टोर। अगर एक के टाइम को उसकी तादाद से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें टोटल टाइम मिल जाएगा इस काम को करने का। टाइम, ये लोकल लोड, ये लोकल है, सारे लोकल लोड और स्टोर के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं टोटल टाइम, और वो एक का टाइम हमें गिवन है 4 क्लॉक साइकिल, 4 साइकिल्स का टाइम है, और इनकी तादाद हमने ऊपर कैलकुलेट की है, ये 50, तो मल्टीप्लाइड बाय 50 के वर्ड्स, ये अच्छा, ओके। जी सर। ये एक वर्ड के लिए टाइम फॉर 1 वर्ड, एक वर्ड को लोड स्टोर करने के लिए 4 साइकिल, ठीक, ओके। ये क्या होगा, हाउ टू फाइंड दिस टाइम फॉर 4 साइकिल, 4 साइकिल का टाइम से क्या मुराद है, इसका कोई ताल्लुक क्लॉक रेट से, ये इट रीड सो मेनी क्लॉक साइकिल, 4 क्लॉक साइकिल, 4 क्लॉक साइकिल का टाइम क्या होगा, 4 क्लॉक साइकिल का टाइम क्या होगा, 4 डिवाइडेड बाय क्लॉक रेट, जो भी आपका दिया हुआ है, साइकिल टाइम चाहिए आपको, तो 4 डिवाइड बाय क्लॉक रेट, एक साइकिल इज इक्वल टू 1 ओवर क्लॉक रेट इनटू 50, ठीक है, 50 के, ओके। तो अब क्लॉक रेट हमने क्या दिया हुआ इस प्रॉब्लम में, 250, 4 ओवर 250 मेग हर्ट्स, ये है क्लॉक रेट। क्लॉक रेट से हर क्लॉक का टाइम निकल आएगा जो कि साइकिल टाइम है, तो ये क्लॉक से डिवाइड किया, ये आ गया मल्टीप्लाइड बाय 50, और ये आपको आंसर मिल गया इसका 800 माइक्रो सेकेंड, 800 माइक्रो सेकेंड, ओके। ए पार्ट इज डन, ऑलराइट, डू यू सी ए पार्ट ऑफ दिस, ये हमने किया अभी, यहां ए पार्ट है। इस प्रॉब्लम में जो एक मल्टी कंप्यूटर सिस्टम था, आपने जो अभी अपने प्रोग्रामिंग्स वगैरह में भी इस्तेमाल किए, अब हम उसको मैथमेटिकली क्वांटिफाई कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं अगर आपका प्रोग्राम ऐसा था कि आप हर चीज जो भी हर कंप्यूट नोड को दी गई थी, उसने वहीं पर ही उसके लोड स्टोर किए और वो प्रॉब्लम खत्म हो गई। यानी कम्युनिकेशन ओवरहेड जिसकी हम बात करते थे और जिसको हम कम करने की कोशिश करते थे, अगर वो ना हो तो यही प्रॉब्लम जो इतना बड़ा प्रॉब्लम था 2 लाख इंस्ट्रक्शंस का, ये प्रॉब्लम कितने टाइम में सॉल्व होगा, हमने वो टाइम कैलकुलेट किया 800 माइक्रोसेकंड में, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो 800 माइक्रोसेकंड, ओके। लेकिन ऑल द प्रॉब्लम जो हम देख भी रहे हैं, दे आर नॉट 100% कंप्यूटेड ऑन द लोकल नोड्स, यू ऑलवेज नीड के कुछ मैसेजेस एक्सचेंज किए जाएं बिटवीन द नोड। अगले 2 पार्ट्स में हम ये ढूंढेंगे कि अगर मैसेजेस टू द रिमोट नोड्स एक्सचेंज किए जाएं तो उसकी वजह से कितना कम्युनिकेशन ओवरहेड होगा और कितनी हमारी स्पीड में स्लोनेस पैदा होगी। ये अगले 2 पार्ट हैं, यानी रिमोट नोड पे पैकेट भेजना, वहां से जवाब लेना का क्या ओवरहेड है, ये दोनों प्रॉब्लम उसके हैं। आप इसको पढ़ के सोच के आए और फिर अगली दफा हम इन्हें डिस्कस करेंगे। यू शुड हैव क्वेश्चन और यू शुड बी एबल टू सॉल्व देम, सॉल्व करें, ठीक है। तो ये मैं आपको एज ए सेल्फ असेस्ड असाइनमेंट दे दूंगा और आप लोग करोगे। ये प्लीज ट्राई पार्ट बी एंड सी दोनों as an example problem, okay, all right, we will discuss it next time. Allah Hafiz. Any question? Okay, Allah Hafiz.
अल्लाह हाफिज़। ओके।